अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ईशा एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का फिर एक मरतबा इस्तकबाल। आज की तारीख में शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रिजवी ने पूरे देश को एक और नया कम्युनल मुद्दा दे दिया है। हम सब जानते हैं कि वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद से 26 आयतों को निकाल देने की दरख्वास्त दाखिल की है। हम सब ये भी जानते हैं कि वसीम रिजवी जो है वो संघ परिवार और सरकार के करीब जाने के लिए ऐसी हरकतें अक्सर करते रहते हैं। इससे पहले हमने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले में उन्होंने अजीब सा स्टैंड लिया था। फिर भारत के सारे मदरसों को बंद करने की दरखास्त ये कहते हुए की थी कि इनकी वजह से आने वाले चंद सालों में भारत के सारे मुसलमान आईसिस का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि अपने आप में पहले तो मदरसों के बारे में इंतहाई गलत मालूमात है, गलत बात है। वहीं दूसरा ये कि आईसिस जहां पर शुरू हुई थी, अब खुद वहां पर उसका कोई खास नाम मीडिया में नहीं आ रहा है। जैसा कि हमने इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर और पता नहीं क्या क्या नाम सुने थे, उनका हाल देखा। अक्सर एक बात समझ में नहीं आती कि ये तंजीमें जो वजूद में आती हैं और जो लोग इनको ज्वाइन करते हैं वो चंद सालों बाद कहां चले जाते हैं, जबकि दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी तो ऐसे आगे आकर लेते हैं जैसे खीर बढ़ रही है। ऐसी तमाम तंजीमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज की तरह होती हैं कि इसको ज्वाइन करने वाले कुछ ही वक्त के लिए इससे जुड़े होते हैं और फिर एक नया ब्रांड नेम सामने आ जाता है। खैर, तो बात वसीम रिजवी के रेफरेंस से कुरानी आयात पर केस की हो रही थी। हम सबको ये पता होना चाहिए कि कुछ इसी तरह का एक केस तकरीबन 35 साल पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में भी डाला गया था, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था। आइए एशिया एक्सप्रेस के आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुरान पर पाबंदी के इस मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया था। तकरीबन 80s का टाइम था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और इन्हें हिंदुत्व ग्रुप्स ने टारगेट किया था, जिसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद को खुलवाया था। उसी वक्त वेस्ट बंगाल में चंद लोगों ने कुरान मजीद पर पाबंदी का मुतालबा और ज्यादा पोलराइजेशन के साथ किया था कि इससे समाज में पोलराइजेशन फैलता है। फिर 1984 की जुलाई और अगस्त में कलकत्ता का एक शहरी हिमांगो किशोर चक्रवर्ती ने बंगाल की सरकार के होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को एक लेटर लिखकर कुरान पर पाबंदी लगाने और तमाम जबानों में मौजूद इसके नुस्खों को जब्त करने का मुतालबा किया था, डिमांड की थी। इसमें इनका रीजन ये था कि इससे समाज में नफरत और जुर्म फैलता है। जब चक्रवर्ती की कोशिश फेल हो गई तो इसके बाद दो और लोग मंजर आम पर आए, जिसमें एक चंदमाल चोपड़ा और दूसरा शीतल सिंह ने। इन दोनों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में 29 मार्च 1985 को कुरान पर पाबंदी बैन लगाने की पिटीशन दाखिल की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कुरान समाज में डिसहार्मनी, नफरत व दुश्मनी और जुर्म फैलाता है। तो आज वसीम रिजवी ने जो किया है वो उस सिलसिले का एक हिस्सा है जिसमें मुसलमानों को बदनाम करना, इनसे मुताल्लिक नफरत पैदा करना और इसका फिर राजनैतिक फायदा उठाना शामिल है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट वसीम रिजवी की दरखास्त पर क्या फैसला करेगा पता नहीं, क्योंकि आजकल इस मुल्क में बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। लेकिन उस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 मई 1985 को इस दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने तमाम लोगों की बातें सुनी और फिर फैसले में कहा कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ सकता कि वो मुकद्दस किताबों पर पाबंदी लगा सके। जिन लोगों ने बैन की दरख्वास्त दी थी, इनका कहना था कि कुरान जो समाज में नफरत और बुराई को फैलाता है वो भारतीय कानून यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 153A और 295A के तहत पनिशेबल है। सेक्शन 153A के तहत दो ग्रुप्स या दो मजहबों में दुश्मनी फैलाना आता है और सेक्शन 295A के तहत जानबूझकर किसी के मजहबी जज्बात को भड़काने या उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करना इसमें शामिल है। और इसी के तहत इन दो लोगों का कहना था कि कुरान की हर जबान में मौजूद कॉपी पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। दरखास्त करने वालों ने कोर्ट में आयतों के 3 सेट जमा करवाए थे,
पहले सेट में 37 आयतें मौजूद थी जो कि इनके मुताबिक तशद्दुद भड़काती थी, बेरहमी पैदा करती है और अवाम के सुकून को तबाह करती है। दूसरे सेट में 17 आयत मौजूद थी जिसके मुताबिक इनका कहना था कि इनसे नफरत, दुश्मनी और बुराई का मिजाज पैदा होता है। तीसरे सेट में 31 आयतें शामिल थी जिसके मुताबिक उनका कहना था कि इनसे दूसरे मजहबों की इंसल्ट होती है। बुनियादी तौर पर इनका यह दावा था कि इनकी ये कोशिश तो समाज में अमन पैदा करने और लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए। उस वक्त के हाई कोर्ट के जस्टिस पद्मा खस्तगीर, जिनके सामने ये मुकदमा पेश हुआ था, जिनकी बेंच के सामने आया था, उन्होंने रियासती हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर उनसे पूछा कि कुरान मजीद को क्यों बैन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त के कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा, जिनका जस्टिस पद्मा से शदीद इख्तलाफ था, उन्होंने इस मुकदमे को, इस केस को जस्टिस पद्मा के पास से हटाकर जस्टिस बीसी बसक की बेंच पर ट्रांसफर कर दिया। उस वक्त के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु ने इस पिटीशन की शदीद मजम्मत की थी और इससे एक डेस्पिकेबल एक्ट कहा था। हाई कोर्ट की नोटिस के जवाब में वेस्ट बंगाल सरकार की होम मिनिस्ट्री के डिप्यूटी सेक्रेटरी प्रीमियर हरन सिंह गुप्ता ने कोर्ट में एक एफिडेविट जमा करवाया जिसमें लिखा था कि कोर्ट को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो कुरान या पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों की दूसरी मजहबी किताबों के बारे में फैसला करे। मुसलमानों के हिसाब से इनमें मौजूद एक भी लफ्ज बदला नहीं जा सकता। इसमें आगे लिखा था कि चूंकि मुकद्दस कुरान एक डिवाइन बुक है, इसलिए कुरान की कोई ताकत इसके बारे में फैसला नहीं सुना सकती और किसी भी कानूनी अदालत को इसके बारे में फैसला देने का इख्तियार नहीं है। मुकद्दस किताबें जैसे कुरान, बाइबल, गीता और ग्रंथ साहिब और किसी भी जबान में मौजूद इनके तर्जुमे पर अदालतें फैसला नहीं दे सकती। तमाम मुकद्दस किताबें जुडिशियल इंक्वायरी से परे हैं, उनसे इम्यून है। इसमें यह भी कहा गया था उस एफिडेविट में स्टेट गवर्नमेंट के कि ब्रिटिश के जमाने और आजादी के बाद से इंडियन पेनल कोड हो या ना हो, भारत के किसी भी कोर्ट में ऐसी कोई भी दरखास्त नहीं आई। सरकारी एफिडेविट में यह भी दर्ज था कि अदालत में ये जो दरखास्त डाली गई है वो बुरे इंटेंशन के साथ डाली गई और फौरन इसको रद्द कर देनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने अदालत में कहा कि अगर इस दरखास्त को मानकर फैसला कर लिया गया तो इससे इस्लाम मजहब ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुरान दुनिया में बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन किसी ने इस तरह न महसूस किया है जो इस दरखास्त में आज पेश किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हाजिर हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुरान मुसलमानों के मजहब की बुनियाद है और इसे अदालत के मातहत नहीं लाया जा सकता, उसके कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। अदालत में यह दरखास्त न सिर्फ मुसलमानों के मजहब की बेइज्जती करती है बल्कि दूसरे तमाम मजहबों के भी खिलाफ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चंद हिस्सों को बिना कॉन्टेक्स्ट के उठाकर इस अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ये पिटीशन दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी करता है जिसमें तमाम शहरियों को थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और इबादत करने की आजादी दी गई। तमाम दलीलों को सुनकर जस्टिस बीमल चंद्रा बसक ने फैसले सुनाते हुए कहा कि इस दरखास्त को फिलफौर रिजेक्ट कर देना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर में यह भी साफ कहा गया था कि यह बिल्कुल वाज़ेह रहे कि अदालत को इस बात का इख्तियार नहीं हो सकता कि वो इस तरह के हुक्म जारी करे। जस्टिस बसक ने यह भी कहा कि पिटीशन में आयात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है और इस वजह से इसके असल पैगाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी भी अदालत के लिए बहुत खतरनाक होगा कि वो इस तरह किसी मुकद्दस किताब के बारे में इस तरह चंद पैसेजेस की बुनियाद पर फैसला सुना दे। उन्होंने अपने फैसले में यह भी वाज़ेह किया कि कुरान पर आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि ये एक मुकद्दस किताब है। जस्टिस बसक ने अपने जजमेंट में मजीद कहा कि मेरी राय में कुरान किसी भी मजहब की इंसल्ट नहीं करता,
یہ غیر مسلموں کے جذبات یا ان کے مذہب کو جان بوجھ کر قطعی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ چند پیسیجز کو الگ الگ جگہ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کر یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دستور ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس بسک نے کہا تھا کہ دستور کا پریمبل بھارت کو ایک سیکولر اسٹیٹ کلیم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر مذہب کو برابر کا درجہ دیا جائے، کسی بھی مذہب کو خاص ترجیح نہیں دی جا سکتی اور نہ کسی مذہب کو دبایا یا کم تر کیا جا سکتا ہے۔ سوچنے کی، ایکسپریس کرنے کی، عقیدہ اور عبادت کی آزادی اس میں ایشور کی گئی ہے۔ قرآن جو کہ مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے اور یہ ان کے فیت میں ایک یونیک پوزیشن رکھتی ہے، جس طرح کے عیسائیوں کے لیے بائبل ہے، ہندوؤں کے لیے گیتا ہے، راماینا اور مہابھارت رکھتی ہے۔ میری رائے میں اگر ایسا آرڈر پاس کیا جاتا ہے تو اس سے بھارت کا سیکولرزم ختم ہو جائے گا اور اس سے ملک کے ایک طبقے کے حقوق چھین لیے جائیں گے۔ اس سے دستور کے آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی ہوگی، جس کے تحت ملک کے تمام انسانوں کی خود کے لیے صحیح و غلط کو طے کرنے کی آزادی اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس عمل سے مسلمانوں کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا مذہب قرآن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور قرآن کی کاپیز پر پابندی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن پر پابندی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بتاتے ہوئے جسٹس بسک نے کہا کہ یہ کتاب مختلف مذہبوں کے درمیان ہارمنی قائم رکھنے میں کوئی بادھا نہیں ڈالتی۔ قرآن کی وجہ سے جنتا کے سکون میں اب تک کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوئی اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مستقبل میں ایسا کچھ ہونے کا اندیشہ ہو، جبکہ دوسری جانب پٹیشن داخل کرنے والوں کے عمل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوشش ہے سماج میں ڈس ہارمنی پیدا کرنے کی، یعنی مسلمانوں اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان ڈس ہارمنی پیدا کرنے کی۔ جسٹس بسک نے اس پٹیشن کو ہی سیکشن 295A کے تحت مسلمانوں کے مذہب اور ان کے عقیدے کی تذلیل کرنے، انسلٹ کرنے کے لیے ڈالی گئی پٹیشن قرار دیا۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مقدمے کا تعلق صرف بھارت کے مسلمانوں کے جذبات سے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات سے۔ جسٹس بسک نے کہا کہ اس طرح کے معاملوں میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے معاملے سے چیپ پبلسٹی تو حاصل کی جا سکتی، لیکن مذہبی ہم آہنگی کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ جسٹس بسک نے اس مقدمے کے فیصلے کے بعد 21 جون 1985 کو داخل کی گئی ریویو پٹیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو یہ تھا کلکتہ ہائی کورٹ کا وہ شاندار فیصلہ جس کی امید شاید آج نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی وسیم رضوی نے اسی چیپ پبلسٹی اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست ڈالی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے، سپریم کورٹ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح کا فیصلہ، ایک اور نیا فیصلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری اسپیشل رپورٹ۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔